इज़ अब्दुल्लान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हम गर्भ क्रांति शारीर पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने पिछले लास्ट 2 वीडियो में बात की कि गर्भ की परिभाषा क्या होती है और हम शुक्र किसको बोलेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्तव की। आर्तव का मतलब होता है ओवम। तो देखो, सबसे पहले हमें याद करना है, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हम अब मॉडर्न के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हमें सिर्फ आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखना है कि हमें क्या क्या लिखना है अपने आंसर शीट में। तो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर आर्तव की, एक सेकंड में फोकस कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर आर्तव की, तो आर्तव को ओवम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। जहाँ पर तुम्हें कहीं बुक में लिखा हुआ मिला रज, तो रज का मतलब क्या होता है? आर्तव। जहाँ तुम्हें लिखा मिला आर्तव शोणित, इसका मतलब भी हम ओवम से लेते हैं, या फिर इसको हम मेंसुरेशन ब्लड भी बोल देते हैं। और एक आता है इसमें रज रसजम। रसजम का मतलब भी क्या होता है? आर्तव ही होता है। अब दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसी होती है? जैसे तुमने पढ़ा है 7 धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, रस से क्या बनता है? रक्त बनता है, रक्त बनता है। उसके बाद रक्त से क्या बनता है? मांस बनता है। इसी प्रकार जो रस होती है हमारी रस धातु, रस धातु की ही एक उपधातु बनती है जिसको हम बोलते हैं आर्तव। रस धातु की ही उपधातु बनती है जिसे हम आर्तव बोलते हैं। एक चीज़ होती है धातु, एक उपधातु। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर देता हूँ इनमें डिफरेंस क्या होता है। मेन जो धातु होती है हमारे शरीर को धारण करती है, और जो उपधातु होती है ये भी हमारे शरीर को धारण करती है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ? हाँ, इनके बीच में डिफरेंस होती है, जो धातु है वो धारण करने के साथ साथ हमारी बॉडी का पोषण भी करती है। ठीक है, पोषण मतलब हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट भी करती है। ठीक है, तो लेकिन उपधातु हमारा पोषण नहीं करती, सिर्फ धारण करती है। तो इस दोनों के अंदर ये डिफरेंस आता है। तो जो आर्तव माना गया है, ये आर्तव उपधातु माना गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शुक्र की, शुक्र को हमने धातु माना है, 7वां धातु। ठीक है, अब उत्पत्ति में क्या लिखा है यहाँ पर? रस धातु से ही रज नामक उपधातु की उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ समझाया अभी, यह है हमारा रस धातु, इसी से ही आर्तव उपधातु की उत्पत्ति होती है। आगे मैंने श्लोक लिखा है, ऋतौ भवम तदार्तवम। इसका मतलब है स्त्री शरीर में प्रत्येक माह में ऋतुकाल में उत्पन्न होता है, अतः ये आर्तव कहलाता है। आप सभी को पता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो हर 28 डेज में होती है, मतलब हर महीने होती है, प्रत्येक माह में होती है, जिसको हम आर्तव कहते हैं, उसको भी हम आर्तव कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसके स्वरूप की। अगर हम स्वरूप देखते हैं, स्वरूप का मतलब होता है कि इसके अंदर कौन से महाभूत की प्रधानता है। तो इसके लिए एक छोटा श्लोक है, आर्तवम आग्नेयम। इसका मतलब है आर्तव आग्नेय होता है, अर्थात अग्नि महाभूत इसके अंदर प्रधान होता है। तो जो हमारा आर्तव बनता है उसके अंदर अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हमने पढ़ा था अपना शुक्र के अंदर जल महाभूत की प्रधानता थी, इसलिए उसको हमने क्या बोला था? सौम्यम बोला था। लेकिन आर्तव क्या है? आर्तव आग्नेयम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अगर तुम्हें कहीं वर्ड लिखा मिलता है आर्तव शोणित, आर्तव शोणित का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, और कहीं तुम्हें शोणित लिखा मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है? ओवम। इसके बहुत ज़्यादा पर्यायवाची शब्द है, कहीं तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें सारे याद करने हैं। आगे आता है इसके अंदर ऋतुकाल। ऋतुकाल क्या होती है? ऋतुकाल का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा मॉडर्न के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है 1st to 5th डेज की। अगर हम बात करते हैं 1 से लेके 5 दिन तक, तो यहाँ पर कौन सा फेज चल रहा होता है? ब्लीडिंग फेज चल रहा होता है। तो ये सब तुमने पढ़ा होगा 12th क्लास में। ब्लीडिंग फेज चल रहा होता है, फिर 5th डेज से लेकर 11th डे तक क्या होता है? डेवलपमेंटल फेज चलता है। फिर 11 से लेकर 17 डेज तक क्या चलता है? ओव्यूलेटरी फेज चलता है, ओव्यूलेटरी फेज, जिसके अंदर 14th डे पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा से मतलब ओव्यूलेशन, जो अगर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन इसी टाइम पीरियड में होता है, यही टाइम पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन का। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल है, उसी को ही आयुर्वेद में बोलते हैं ऋतुकाल। और ऋतुकाल कौन से दिन का माना गया है आयुर्वेद के अनुसार? जो फर्टिलाइजेशन फेज है, यहाँ लिखा है ऋतुकाल आर्तव बंद होने के 12 दिन तक माना जाता है। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न में, तो मॉडर्न मानता है 11th to 17th डेज, मतलब 11th डे से लेकर 17th डे तक फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल है। और सबसे ज़्यादा चांस कम है फर्टिलाइजेशन के जब इंटरकोर्स 14th डे पे हो, मतलब ओव्यूलेशन वाले टाइम पर हो। लेकिन
आयुर्वेद ने क्या माना है, जब ऋतुकाल आर्तव बंद, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लड आ रहा है, जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड बंद हो जाएगा, मतलब 5th डे की बात चल रही है, उसके बाद 12 दिन तक माना है। इसके बाद से लेकर यहाँ से 12 दिन आगे गिन लो, इतने दिन माना है ऋतुकाल आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है, अब आगे जैसे हमने पढ़ा था शुद्ध शुक्र के लक्षण, इसी तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ना होगा शुद्ध आर्तव के लक्षण। शुद्ध आर्तव के लक्षण क्या होते हैं, खरगोश के रक्त के समान होना चाहिए। जैसे खरगोश का रक्त होता है, इसके समान ही उसका रक्त जो आर्तव निकलेगा वैसा होना चाहिए, जिसको धोने पर कपड़े पर धब्बा, या जिसको हम बोलते हैं स्पॉट, नहीं रहता। अगर जो आर्तव है हमारे कपड़े पर लग जाता है, तो अगर हम उसको धोएंगे तो वो इजीली धुल जाए, उसका कोई धब्बा ना रहे, उस आर्तव को हम शुद्ध मानेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। एक टॉपिक आता है इसके अंदर, अंतः पुष्प। अंतः पुष्प क्या होता है इसको समझना। अंतः पुष्प का मतलब होता है ओवम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्त्री के आर्तव की, स्त्री के आर्तव के 2 भाग किए हुए हैं, एक प्रथम भाग और एक द्वितीय भाग। अब जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग क्या करता है, प्रथम भाग के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है हर 28 डेज में। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है उससे क्या होगा, जो पूरा यूट्रस है फीमेल का वो वॉश होता रहेगा। उसके वॉश होने से क्या होगा, जो अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा और बेबी बनेगा, तो बेबी के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन अंदर डेवलप हो जाएगी, जिससे वो अंदर सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो प्रथम भाग क्या करता है, प्रथम भाग के अंदर यहाँ पढ़ो, यहाँ लिखा है मैंने, प्रथम भाग को आर्तव शोणित या बहिया पुष्प, जिसे मेंस्ट्रुएशन ब्लड कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यूट्रस को स्थित होना योग्य बनाता है। जो यूट्रस है, यूट्रस को सुटेबल कंडीशन के लिए बनाता है कि हाँ सुटेबल कंडीशन रहनी चाहिए यूट्रस के अंदर, जिससे जो बेबी वो सर्वाइव कर सके इसके अंदर। आगे लिखा है, यूट्रस और वेजाइना को शुक्राणु के प्रवेश के लिए मार्ग को बाधा रहित करता है। जब शुक्राणु यूट्रस और वेजाइना के अंदर जाएगा, शुक्राणु का मतलब होता है स्पर्म, जब स्पर्म यूट्रस और वेजाइना, मतलब यूट्रस के अंदर जाएगा वेजाइना के थ्रू, तो क्या होगा, वो बाधा रहित प्रवेश कर ले, मतलब इजीली उसके अंदर चले जाए। तो मतलब कहने का मतलब जो प्रथम भाग है ना आर्तव का, इसका मतलब हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब जो हर 28 डेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगी, यूट्रस वॉश होता रहेगा, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो इजीली अंदर जाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बनेगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर किसी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो उसकी डिलीवरी में ही प्रॉब्लम आती है, मतलब बच्चा की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटी आने लगती है। लेकिन अगर किसी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल चल रही है, तो उसका जो बेबी का प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट है, वो नॉर्मली चलता रहेगा। तो प्रथम भाग तो इसके अंदर ये आता है। अब द्वितीय भाग क्या आता है, दूसरा भाग गर्भोत्पत्ति में भाग लेता है। गर्भोत्पत्ति के मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है दूसरे भाग से इसके। और दूसरे भाग को कहा जाता है अंतः पुष्प, यानी कि ओवम। पहले भाग को क्या कहा गया था, बाह्य पुष्प, मतलब मेंस्ट्रुएशन ब्लड, और दूसरे भाग को क्या बोला जाता है, अंतः पुष्प। इसका दूसरा नाम क्या है, शोणित, और इसका दूसरा नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लड का आर्तव शोणित। ठीक है, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है, ये सिंपल सी ही बात है। इसके बाद अगर तुम्हें आगे और एक्सप्लेन करना होगा तो तुम एक ओवम का स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसके ऊपर क्या बना सकते हो तुम, जोना पेलिसिडा की लेयर बना सकते हो, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा बना सकते हो, फर्स्ट पोलर बॉडी दिखा सकते हो, मतलब वही जो जितनी मॉडर्न वाली चीज़ें हैं तुम वो दिखा सकते हो आगे इलॉबरेट करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें आयुर्वेद के लिए लिखने के लिए आएगा, तुम्हें कम से कम मिनिमम इतनी चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी इसके अंदर, इसके पर्याय, इसकी उत्पत्ति, इसके स्वरूप, इसका ऋतुकाल और शुद्ध आर्तव के लक्षण और अंतः पुष्प, इतनी बात तो तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है हमारा आर्तव। अब ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।